हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग देखने वाले हैं सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2014 का क्वेश्चन पेपर, जो एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आयोजित कराया था और ये एग्ज़ाम हुआ था 2014 में। इसके ऑलरेडी मैंने 50 क्वेश्चन करा रखे हैं, 1 से लेके 150 तक। जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि वर्ष 2001 में भारत की सारी जनसंख्या कितनी थी। तो सारी जनसंख्या कितनी थी? 27.8%। और जो 2011 में बढ़ के हो गई थी 31.1%। ठीक है, 4% की बढ़ोतरी हुई थी अर्बन जनसंख्या यानी कि नगरीय जनसंख्या में। आगे बात करें, इसमें पूछा गया कि वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग कितनी हो गई है। तो कितनी है वो? 121.08 करोड़ जनसंख्या है, यानी कि अरब में बात दिया हुआ तो कितना हो जाएगा? 1.21 अरब जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया है आपका कि पारंपरिक नृवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां कितनी हैं। तो वो 7 मूल प्रजातियां हैं। और बात करें हम उन मूल प्रजातियों को जो प्रथम बार रेस शब्द का जो प्रयोग किया था वो फॉर्म्स महोदय ने किया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियस में ये शब्द यूज किया था, यानी कि रेस का शब्द का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न पे चले। अगले प्रश्न में पूछा है, आपको मिलान करना है कि मानव कौन सी मानव प्रजाति है और वो मानव प्रजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो जो मंगोलॉइड हैं यानी कि मंगोलियन है वो आपको दक्षिण कोरिया में देखने को मिलते हैं। काकेसाइड की बात करें वो जर्मन में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलाइड की बात करें श्रीलंका में मिलते हैं। और निग्रोइड जो होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल रीजन यानी कि उस क्षेत्र में यानी कि इथोपिया रीजन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला प्रश्न मिलता है। इसमें भी आपको क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मंगोलाइड होता है उसमें क्या होता है? ब्लड ग्रुप ए बी से अधिक होते हैं, यानी कि इसमें जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, और काकेसाइड की बात करें तो वो हल्के गहरे कत्थई बाल वाले होते हैं। ठीक है, हल्के कत्थई बाल वाले होते हैं। लेकिन निग्रोइड की बात करें तो उनकी स्किन की जो होती है वो स्किन तो त्वचा जो पीली कत्थई कलर की उनकी स्किन होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न पे चलें तो आपको पूछा गया है कि अगले प्रश्न में चले। इसमें पूछा गया है कि महासागरीय शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो ये एटी महान महोदय ने की थी। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारे बार पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत सारी बार ये ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इससे भी एक प्रश्न बनता है। तो एटी महान महोदय हो जाएंगे जो उन्होंने महासागरीय शक्ति से संबंधित अपनी भू राजनीतिक अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगले प्रश्न पे जाएं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो शक्ति के आधार पे बात करेंगे तो शक्ति के आधार पे आपका किसने किया था? आपका हो जाएगा मैकेंडर महोदय ने शक्ति के आधार पे बात की थी, जिसमें उन्होंने रूस और यूरोप की बात की थी, अपने स्थल भूखंड की बात। ठीक है, जिन्होंने शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। अगले प्रश्न में चले। अगले प्रश्न में बात करें और बता दें मैकेंडर महोदय जो थे ब्रिटिश ज्योग्राफर थे और उन्होंने ब्रिटिश और ब्रिटिश सागर नामक पुस्तक भी प्रकाशित की। इन्हीं की जो है हार्टलैंड थ्योरी भी है। ठीक है, हार्टलैंड थ्योरी ही इन्हीं की है, जिसे कहते हैं हृदय स्थल सिद्धांत। काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धांत है वो। अगले प्रश्न पे चले। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व युद्धों के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है। तो जो विश्व युद्ध हुए थे, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध है, तो वो जेलेन महोदय को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि जेलेन महोदय ही भू राजनीति के जन्मदाता माने जाते हैं, जियो पॉलिटिक्स के ये जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी पुस्तक आने के बाद या ये इनको जिम्मेदार माना जाता है विश्व युद्धों के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन आप जिन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी वो आंसर इसको आसानी से कर सकते थे। अगले प्रश्न पे बात करें तो इसमें भी आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसा कि इससे पहले ही प्रश्न में ये आंसर दिया जा चुका है, जिसमें टीपी महान को बताया गया है कि वो समुद्र शक्ति से संबंधित है। और स्पाइकमैन की बात करें तो उन्होंने कहा कि भूशक्ति से संबंधित इनकी अवधारणा है। मैकेंडर की बात करें तो यूरोप और
रूस से संबंधित है, और गुलियुबदुहाट की बात करें तो वो वायु शक्ति से संबंधित इनका सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष हुआ था। तो मैकमोहन जो सीमा रेखा है उसका सीमांकन आपका 1914 में हुआ था, और ये किन किन देशों के बीच में है, तो वो किसके बीच में है, मैकमोहन रेखा जो है इंडिया और चाइना के मध्य में है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में है, और रेड क्लिफ की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में है। ठीक है, तो ये मैकमोहन रेखा जो 1914 में जो एक ब्रिटिश एक जनरल थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हीं के नाम से, सर मैकमोहन के नाम से भारत और चीन सीमा का निर्धारण किया गया था 1914 में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि गिलगिट बल्तिस्तान का प्रादेशिक विवाद जो है वो किन के बीच में है। तो ये कौन किसका है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। और इसकी बात करें तो ये जो गिलगिट बल्तिस्तान है, आप जम्मू कश्मीर का जो जिन्होंने मैप देखा होगा ध्यान से, तो ये जो रीजन है आपका, ये रीजन आपको देखने को मिलता है, जो ये आपका रीजन है ये गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया आता है जो जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में ये विवाद है। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया है कि जो गढ़ सिद्धांत की व्याख्या करते समय मैकेंडर द्वारा निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया गया था। वो किस मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया गया था, वो बहुसंख्य प्रक्षेप का उपयोग किया गया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा बहुसंख्य, क्योंकि इनकी थ्योरी थी वो किसके लिए था, यूरोप और रूस को लेके ही इन्होंने अपने सिद्धांत, जो हृदय स्थल सिद्धांत था, तो ये वो उच्च अक्षांशों के लिए ही इनका सिद्धांत हो, तो इसलिए इन्होंने उच्च अक्षांशों के लिए बहुसंख्य प्रक्षेप का ही प्रयोग किया जो उनके लिए उपयुक्त था। ठीक है, बात करें तो बहुसंख्य प्रक्षेप की, तो इसका विकास आप देखेंगे कि 1920 में हुआ था। ठीक है, और इसका फर्डिनेंड हैसलर महोदय ने इसका प्रयोग प्रथम बार किया था, जो अमेरिकन थे। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया कि पोलर जियोपॉलिटिक्स की रचयिता यानी पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी। तो पोलर जियोपॉलिटिक्स जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, रिचर्ड पावेल महोदय ने। ठीक है, तो किसने लिखी थी, रिचर्ड पावेल महोदय ने लिखी थी पोलर जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, और बात करें हम टेलर महोदय की, यानी कि पीजे टेलर और आरजे जॉनसन जो हैं, उन्होंने क्या लिखी थी, वृद्ध ध्रुव सिद्धांत। ठीक है, वृद्ध ध्रुव सिद्धांत लिखी। और कार्सोल रिमजे फॉरिन की बात करें तो उन्होंने, तो ऐसे कुछ लोगों ने, तो बात करें आरडी दीक्षित की, तो उनकी भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं रिचर्ड पावेल ने क्या कौन सी किताब लिखी, पोलर जियोपॉलिटिक्स जो इंपॉर्टेंट है। पैरोक्स की बात करें, वृद्ध ध्रुव सिद्धांत लिखी, डेविड हार्वे की बात करें तो भूगोल में स्पष्टीकरण, और तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में चले। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स इन ए वर्ल्ड डिवाइडेड के रचनाकार कौन है। तो उसकी पुस्तक किसने लिखी थी, तो कोहेन महोदय ने लिखी थी। ठीक है, कोहेन महोदय ने ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड डिवाइडेंस पुस्तक लिखी थी, तो वो थे सोल्स बर्नार्ड कोहेन महोदय ने लिखी थी। ठीक है, समझ गए। आदर्श जनसंख्या सिद्धांत साडलर महोदय ने दिया, मानव वातावरण संबंध स्प्राउट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। इसमें आपको मिलान करना है, और फिर भी इसमें एक चीज़ फिर से कॉमन दिया, टीपी महान, जो ये इसी प्रश्न में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन में पूछे जा, जो टीपी महान जो की बात करेंगे, एटी महान। ठीक है, तो एटी महान जो हो जाएगा वो समुद्र शक्ति से संबंधित है। ठीक है, रेडजेल की बात करें तो उन्होंने क्या लिखी थी, राजनीतिक भूगोल लिखी थी। और फिर स्पाइक मैन की हम बात करें तो वो परिधीय ध्रुव सिद्धांत, और आपका वायशक्त हो जाएगा शिव वो सरोफी एंड। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रश्न में ही तीनों ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए थे, बस एक आपको मिलाना था। काफ़ी आसान से प्रश्न थे ये। अगले प्रश्न पे चले। इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद सोशल रेफरेंसेस टू 6th एंड 7th लोकसभा इलेक्शंस किसने लिखी थी, तो एस.के. दीक्षित ने लिखी थी। आर.डी. दीक्षित की बात करें तो इन्होंने ज्योग्राफिकल थॉट लिखा है, जबकि आर.डी. दीक्षित इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन्होंने लिखी। ठीक है,
तो आप देख भी सकते हैं कल्याणकारी भूगोल जो स्मिथ महोदय ने, वेलफेयर ज्योग्राफी, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद एस के दीक्षित, ठीक है, मौलिक भूगोल वेलफेयर महोदय ने लिखी थी, ठीक है, तो समझ गए। अगले प्रश्न पर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी का भाग नहीं है? आपको बताना है कि मक्का पेटी का भाग नहीं है, तो वो मिसिसिपी रीजन है जो मक्का पेटी का भाग नहीं है, ठीक है। आप मिसिसिपी क्षेत्र को देखेंगे तो ये मक्का क्षेत्र ना होके ये आपको गेहूं क्षेत्र में और में आता है, ठीक है। तो ये मक्का क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे आपको मिसिसिपी में और भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिसिसिपी झील भी है, तो मक्का उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पानी की आपूर्ति उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है, लेकिन मिसिसिपी में आपको पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, तो इसमें और भी चीज़ें ली जाती है, लेकिन मक्के का पैदावार यहाँ पे नहीं लिया जाता है। पूछा गया है कि गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील, भारत और चीन का स्थान कौन सा है? तो आप आंसर की बात करें, उस समय जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय जो था वो बी माना गया, जिसमें तीसरा, दूसरा और पहला स्थान दिया गया, जबकि वर्तमान की बात करें तो ब्राज़ील, भारत और चीन, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें आपका मिलान करना है, ठीक है। तो आपका मिलान करना है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो कोयला है वो गोल्डन ईगल हो जाएगा, कोयला गोल्डन ईगल माइन हो जाएगा। पेट्रोलियम की बात करें तो वो केर्न हो जाएगा, और जल विद्युत की बात करें हम तो चिरकी हो जाएगा। नाप की संलग्न की बात करें तो स्टैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लोहे का एक अयस्क है। जैसा कि आपको पता है कि लोहे में 4 प्रकार के अयस्क देखने को मिलते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लेमोनाइट और सेडेराइट, ठीक है। तो सबसे निकृष्ट होता है वो सेडेराइट होता है, हेमेटाइट सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है कि जो लोहे अयस्क का एक अयस्क है? तो वो लेमोनाइट उसका अयस्क है, बाकी इसमें से कोई लोहे का अयस्क नहीं है। अगले एक प्रश्न में चलते हैं, इसमें पूछा गया है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार आपको देखने को मिलता है? तो सबसे बड़े जो तांबे के भंडार आपको देखने को मिलते हैं उसमें प्रथम आता है चिली, फिर द्वितीय पर ऑस्ट्रेलिया, फिर पेरू, यूएसए और मैक्सिको तांबे के सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। तो आप मान के चले चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू, यानी कि चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू, ACP, ठीक है। चिली, ऑस्ट्रेलिया और पेरू हो जाएगा तांबे के उत्पादन में। अगले प्रश्न में चले, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन से जर्मनी का कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो बताना है। तो जर्मनी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? सार कोल्डफील्ड जर्मनी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे जर्मनी में कोयले का 90% कोयले का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। उसका नाम क्या है आपका? सार कोल्डफील्ड, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है कि जो बाकू है किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, जो कि CIS यहाँ पे सर्वाधिक तेल क्षेत्र कैस्पियन सागर और काला सागर में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कि आसपास इसमें सर्वाधिक कोयले का मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो समझ जाइए कि जो बाकू है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। जहाँ पे काकेशस क्षेत्र हो या आप कैस्पियन से क्षेत्र हो या काला सागर, तो ये सब सारी जगह आप कहाँ को देखने को मिल रही है? रशिया में देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें पूछा कि वर्जीनिया जो यूएसए के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नौसेना युद्ध पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये UGC नेट में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। एक बार पूछा जा चुका है, 1 या 2 एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है आपको जब मिलान करने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है, तो आपको बताना है कौन सा मिलान आपका सही है, ठीक है। तो बात करें हम ब्राज़ील की, तो जो ब्राज़ील है वो इसमें लोहे के, ठीक है, लोहे का उत्पादक क्षेत्र है। तो ब्राज़ील का लोहे का उत्पादक क्षेत्र को मिनास जेराइस है, मिनास जेराइस है। फ्रांस की बात करें तो लारेन हो जाएगा। जर्मन की बात करें तो कौन सा जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सीगर लैंड हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मेसाबी रेंज है, जो यूएसए में, तो आप ये पकड़ कर रखिए, मेसाबी रेंज आपका यूएसए में हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्रांस में है वो लारेन क्षेत्र हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको सीगर लैंड भी याद रख सकते हैं, जो जर्मन का
लोहा उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न, ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी आपको मिलान करना है। आपको कोयला क्षेत्र दिया गया है, तो ये श्रेणी दिया गया है और ये कोयला क्षेत्र, तो आपको बताना है। देखिए कोयला क्षेत्र में, कोयले में क्या होता है कि 4 क्वालिटी होती है, उसमें बताना है कि जो उच्च क्वालिटी और लोएस्ट क्वालिटी में आपको बताना है कि कौन सा क्वालिटी लोएस्ट क्वालिटी है। तो फर्स्ट जो होता है आपका वो क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है, जो प्रथम क्वालिटी का मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है। फिर आपका क्या होता है? बिटुमिनस होता है। फिर लिग्नाइट होता है, सबसे निकृष्ट जो कच्चा कोयला होता है जिसको कहते हैं वो पिट कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला होगा एंथ्रेसाइट। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी आपको मिलान ही करने हैं। ठीक है, तो मिलान में क्या होता है कि आपको पहले आपको जो पता होता है उस पर आप फोकस करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप और जो आपको उसके बारे में जो आंसर या क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से मिलान करने उसके बारे में आसपास चीज़ें जानते हो, तो ये जानकारी आवश्यक है, तो आपके सही हो जाएंगे ऑप्शन। तो इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि धातु कर्म प्रक्रम दिया गया है। ठीक है, और इसमें धातुएं दी गई हैं, तो आपको बताना है कि वो कौन सा धातु का प्रक्रम है और कौन सी धातुएं उससे मिलान करेंगे। ठीक है, तो बात करें तो आप देखेंगे बेशमर जो है वो लोहे के लिए है। ठीक है, और फेन प्लावन जो है वो तांबे के लिए होता है, और बेयर जो होता है वो आपका एल्युमिनियम के लिए हो जाता है, लेकिन और जो मेक आर्थर फॉरेस्ट है वो सोने के लिए हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछा भी है मेक आर्थर फॉरेस्ट वो किसके लिए आता है? वो सोने के लिए आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। जिसमें पूछा कि भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी, ये आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से बात करें तो वो 4 भागों में ही आपका बांटा जाता है, जिसको कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र, पठारी और मैदान, फिर तटवर्ती या द्वीप क्षेत्र में बांटा जाता है। ठीक है आपका, तो ये 4 पार्ट आपके हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि गोंडवाना तंत्र शैल समूह निम्नलिखित किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो गोंडवाना तंत्र शैल है, यानी गोंडवाना जो आप गोंडवाना शैलों से मतलब गोंडवाना क्षेत्र से कौन सी नदियाँ बहती हैं, बेसिकली ये आपको बताना है। तो वो कौन सी नदी बहती है? आपकी दामोदर नदी गोंडवाना क्षेत्र से बहती है। रामगंगा की बात करें तो ये आपका हिमालय मतलब यानी कि गंगा की सहायक नदी है, तो ये ऊपरी क्षेत्रों में बहती है। घाघरा भी उसी की, झेलम। ठीक है, तो ये तो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र आपका, तो ये सारी कोई भी आपके गोंडवाना क्षेत्र में नहीं बहती, लेकिन दामोदर जो है गोंडवाना क्षेत्र से बहती है। ठीक है, जो कि आप बात करें तो वो छोटा नागपुर का पठार में इसको कहते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक करते हैं, जो छोटापुर नागपुर पठार से उसका उद्भव होता है, और ये पूरी भंस घाटी से होकर यहाँ से बहती है। कुल लंबाई की बात करें तो ये 541 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करें तो इसमें पूछा है कि चतुर्थ तंत्र शैल निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चतुर्थक तंत्र शैल किस में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किस में नहीं पाया जाता? आपका कर्नाटक में चतुर्थक शैलें नहीं पाई जाती हैं। बात करें चतुर्थक जो तंत्र की चट्टानें, वो कुटप्पा चट्टान के बाद बनी है। ये परिदार चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण जल के निक्षेप से हुआ है, और यह कई लाख वर्षों द्वारा फैले जल के से निर्मित ये मृदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करें तो यहाँ पे थार से भी आपको मैदान मिल जाता है, कच्छ में मिल जाता है, कश्मीर में मिल जाता है, मध्य गंगा में मिलता है, लेकिन कर्नाटक में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती है, जो आपको नदी द्वारा अपरदित निक्षेपों से कोई आपको मैदान दिखे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि पश्चिम से पूरब तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ये कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 160 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो समझ गए होंगे 2400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। बहुत छोटे छोटे एग्जामों में भी पूछा है। अब ये ऐसे प्रश्न आने बंद हुए, लेकिन ये पूछा गया था जब ये 2014 में आया था। ठीक है, ये याद तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी ऐसे प्रश्न अभी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उसमें पूछा गया था। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है।
तो जो भारत की, याद रखिए, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछा है। आप प्रश्न को काफ़ी इत्मीनान से, काफ़ी आराम से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो कौन सी है? वो K2 है, ठीक है, गांडविन आस्टिंग, ठीक है। तो वो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जिसकी ऊंचाई की हम बात करें तो आप देखेंगे जो इसकी ऊंचाई आपको 86 मतलब 8,611 किलोमीटर आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, जबकि माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंचाई इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हिमालय से थोड़ा ही छोटा है आपका गांडविन आस्टिंग, जो आपका हिमालय रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद कंचनजंगा आता है, फिर मकालू आता है, धौलाधर नंगा पर्वत, ठीक है। तो ये सब सारे आपके भारत में ऊंची चोटियाँ आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको मिलान करने हैं, जिसमें आप एक राज्य दिया गया है, फिर उसमें स्वीकृत विशेष आर्थिक जोन की संख्या दी गई। तो उसमें कौन सा राज्य कितने स्वीकृत विशेष आर्थिक जोन की संख्या उसमें पाई जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल में है उसमें 24 जोन है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे 3 जोन है। हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको गलत हो गया। पश्चिम बंगाल में आपको 24 जोन मिलेंगे और राजस्थान में आपको 11 जोन मिलेंगे। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे 49 जोन मिलेंगे और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे 3 जोन मिलेंगे। यहाँ पे लिखा आर्थिक जोन की संख्या, विशेष आर्थिक जोन, ठीक है। तो ये याद रखें, विशेष आर्थिक जोन की बात करें तो सर्वाधिक आपको हरियाणा में मिलेंगे और पश्चिम बंगाल, लेकिन कम बात करें तो वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में आर्थिक जोन की संख्या कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न में दिया गया है कि काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है? और याद रखिएगा, काली सिंध नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना, ठीक है। तो किसकी सहायक नदी नहीं है ये आपको बताना है। तो किसकी नहीं है? वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी सबकी उस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, गंगा की सहायक नदियां दी है, चंबल, टोंस। तो गंगा की बात करते हैं यमुना, गंडक, घाघरा, टांस। यमुना की बात टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा। चंबल की बात करें काली नदी। तो ऐसे बहुत सारे। दामोदर की बात है कोनार, जमुनिया, बराक काफ़ी फेमस है, यहाँ पे हमेशा बाढ़ के लिए फेमस है और हर बार यहाँ पे असम में बाढ़ आते हैं इन सब। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यहाँ पे बराक तो यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में हमेशा बाढ़ आता है, ठीक है, जो कि असम में भी बाढ़ इसी के कारण आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया केरल में मानसून पहुँचने की सामान्य तिथि कौन सी है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न इसमें पूछे गए थे उस समय 2014 में जब ये पेपर बनाया गया था। तो काफ़ी प्रश्न आसान पूछे गए थे, जो आज के समय में ये वैलिड नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत ही कम एग्जामों में पूछे जाते हैं, ना के बराबर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये आपको सारे ये एनसीईआरटी में ये लगभग इसके जितने भी प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, एक तरफ से मिल जाएंगे आपको सीधे अर्थों में, ऐसे सीधे लिखे मिल जाए। तो 1 जून को यहाँ पे जो मानसून सर्वप्रथम 1 जून तक यहाँ पे आ जाती, फिर उसके बाद भारत के आंतरिक क्षेत्रों में मानसून आना प्रारंभ होता है। आगे बात, और इससे पहले कहाँ आता है? आपका अंडमान में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, अंडमान में इससे पहले आ जाता है। 20 मई लिखा भी है, 20 मई अंडमान और निकोबार तक आ जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता सामान्यतः कहाँ अधिक होती है? परिवर्तनशीलता से मतलब है कि न्यूनतम और अधिकतम वर्षा में अंतर जो होता है वो परिवर्तनशीलता होती है, ठीक है। तो कहाँ आपको देखने को अधिक मिलती है? तो किस क्षेत्र में आपको परिवर्तनशीलता आपको वर्षा की देखने को मिलती है? तो वो आपको जोधपुर, क्योंकि जोधपुर जो है वहाँ पे वर्षा की मात्रा काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपका राजस्थान एरिया में आ जाता है, ठीक है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा उस क्षेत्रों में उस समय देखने को मिलेगी आपको। आगे बात करें, इसमें पूछा कि अल्पाइन वृक्ष की ऊंचाई बतानी। हिमालय में जो अल्पाइन वृक्ष की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो कितनी है वो? 35 से 5000 मीटर के ऊपर, ठीक है, समझ गए। तो अल्पाइन की ऊंचाई कितनी है? 35 से 5000 मीटर के ऊपर मिलेगी, जिसको मतलब राउंड वैसे बताते हैं तो 36,660 से लेके आपका 48,748
4876 मिलेगा, मतलब 3660 3660 से 4876 मीटर के मध्य में आपको अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चले, इसमें पूछा भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में के आरंभ के दौरान हुआ था भूदान आंदोलन? तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो किसमें हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था भूदान आंदोलन। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वनाच्छादन प्रतिशत की दृष्टि से भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो प्रतिशतता की बात करें तो आपको तीसरा सबसे अधिक डेंस फॉरेस्ट आपको कहाँ में देखने को मिलता है? क्योंकि मैंने फॉरेस्ट पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इसको मैंने फॉरेस्ट का बहुत अच्छे से बताया था। तो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कवर के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, प्रतिशत के मामले, परसेंट की बात होगी तो आपको छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत देखने को मिलेगा, जहाँ पे 46% वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कवर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ की वर्टिसोल यानी कि कन्हार मृदा, मैंने मृदा भी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाई थी, गहराई दृष्टि से मानी जाती है। तो आपको बताना है कि कन्हार मृदा जो वर्टिसोल जो की गहराई की दृष्टि से मानी जाती है, तो कौन सी है वो? गहरी। ठीक है, मैंने मृदा को बहुत अच्छे से बताया है। आप मृदा में मेरे पिछली वीडियो में जाके मृदा को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? ये भारत की बात कर रहा है। ठीक है, दे एग्जाम आप रहे हैं छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये यहाँ पे भारत का पूछा है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में नदियाँ बहुत हैं, और नदियाँ जिन क्षेत्रों में बहती हैं वहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण अधिकांशतः करती ही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें बताना है कि मानसून की जो वापसी है वो होने की तिथि आपको बताना है। तो जो मानसून की तिथि है वो 1 सितंबर में अमृतसर में आ जाती है, 1 सितंबर तक अमृतसर में आ जाती है, 15 सितंबर में दिल्ली तक पहुंच जाती है, और 15 अक्टूबर की बात करें तो वो रायपुर में पहुंच जाती है, और 15 नवंबर बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में लास्ट में पहुंचता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी मिलाएंगे तो आप मिला सकते हैं कि आप यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू करें, तो आप सब ऐड करते आएंगे तो आपको ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न में देखें तो इसमें दिया गया है कि मानव भारतीय जनजातियाँ और उनके राज्यों का नाम दिया गया है। इसमें कौन सी जनजाति किस राज्य में आती है? तो क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, तो उससे आने प्रश्न बनते हैं, या वहाँ पे फॉरेस्ट हैं तो उससे आने, तो ऐसे आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप वहाँ की चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है। आप पढ़ेंगे तो आप उससे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं जनजातियों से। ठीक है, फॉरेस्ट से भी हो गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आप जो बैगा जो जनजाति है वो आपका मध्य प्रदेश में है। भूटिया की बात करें तो वो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, इसको ठीक है, भूटिया आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। और करवी जो होता है, जैसे इसको सुने ही होंगे, कार्बी लॉन्ग जो करके जो, वो आपका असम में हो जाएगा, जो काफ़ी यहाँ विवाद भी होता रहता है। रोकपा की बात करें तो वो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भूटिया फेमस था आपका उत्तराखंड हो जाएगा। बोगा की बात करें मध्य प्रदेश, कार्बी आमलॉन्ग काफ़ी फेमस है, हमेशा विवाद में रहता है, तो असम, भूटिया, तो ये सब सारे फेमस थे, तो आपको याद होने चाहिए ऑप्शन। ठीक है, तो आपका कौन सा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अभिलेखानुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की लगभग जनसंख्या कितनी थी? क्योंकि अनुसूचित जनसंख्या आपको छत्तीसगढ़ में अधिक देखने को मिलती है, इसलिए इससे भी प्रश्न भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए हैं। तो कितनी थी वो? 10.04 करोड़, मतलब लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या आपकी अनुसूचित जनसंख्या थी। और नंबर की बात करें तो यहाँ पे 10,42,81,034 व्यक्ति यहाँ पे अनुसूचित जनसंख्या के थे। ठीक है, और कुल जनसंख्या ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में पूछा गया भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अभिलेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग कितनी थी? छत्तीसगढ़ में बताना है। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो वो कितनी थी आपकी? 80 लाख। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 80 लाख यहाँ पे जनजातियों की संख्या थी। ठीक है, परसेंट की बात करें तो वो 30.6% के पास उनकी जनसंख्या थी। आगे बात करें, और अनुसूचित जातियों जहाँ पे अधिक जनसंख्या निवास करती हूँ जिन जिलों में, सरगुजा हो जाएगा, बस्तर, जसपुर, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। ठीक है, तो आपको सरगुजा में मिलेंगे बस्तर, जसपुर, रायगढ़ और बिलासपुर। यानी कि आपके छत्तीसगढ़ का मैप की बात करें ऐसे देखेंगे तो ये जो रीजन है आपका उत्तर से मतलब उत्तर मध्य क्षेत्र में आपको ये जो अनुसूचित जनजातियाँ वहाँ पे देखने को मिलती है। ट्राइबल्स की बात करें और नीचे आदिवासी जनसंख्या आपको दक्षिण क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का विस्तार एवं प्रभावी अवधि क्या है, ये आपको बताना। तो वो कौन सी अवधि है? नवंबर 2012 से अक्टूबर 2017 के मध्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का विकास और प्रभावी अवधि क्या थी? तो वो था नवंबर 2012 से अक्टूबर 2017 के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा भारत में बहु स्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें किस स्तर पर होती हैं? बहुस्तरीय नियोजन में जो पंचायतें होती मतलब लेवल बताना है आपको। प्लानिंग पूछ रहा कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ऐसे करके। तो आपका जो पंचायत जो होता है, पंचायतें होती हैं वो किस स्तर पे होती हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो पंचायत जो होता है आपका वो 5वें स्तर पे होता है। ठीक है, वो 5वें नंबर पे आता है प्लानिंग में। पहला आपका हो जाता है नेशनल लेवल, फिर आपका क्या हो जाता है स्टेट लेवल, फिर क्या हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर क्या होता है आपका जो होता है स्टेट हो गया, पहले नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर आपका होता है विकास खंड होता है। ठीक है, या जिसको कहते हैं हम कि कई सारे विकास खंड होते हैं उनको लेके बनाया गया होता है। फिर आपका लास्ट में एक आपका विलेज लेवल आता है। ठीक है, तो आपका लास्ट में विलेज हो जाएगा इस पंचायत। ठीक है, तो पंचायतें इसमें होती हैं, वो अंतिम 0 लेवल होता है। इसे ग्रास रूट लेवल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप किसी भी देश का विकास करना तो हमें ग्रास रूट लेवल से ही हमें आपको आपके ग्रामों का विकास करना होगा, तो हमारे देश का वैसे ही विकास हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वो वर्ष था 1907 में ये आरंभ किया गया था। ठीक है, और वो कहाँ होता? बर्नपुर इंडियन आयरन स्टील कंपनी के नाम से हुआ था ये। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे यहाँ पे जो टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसको के नाम से भी जाना जाता है। और हम इसका अंतिम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। इसका अंतिम प्रश्न है 150वां, मतलब इसका 100वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय कितने प्रतिशत अंश जनजातीय कल्याण के लिए आवंटित किया गया है? ठीक है, तो मैंने जो बताया कि क्रोनोलॉजी जो होता है किसी भी पेपर का उसको समझना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें, कई सारे मॉडल पेपर करें, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कि आप उस राज्य के बारे में एग्जाम देने जाने छत्तीसगढ़ के बारे में, तो डायरेक्टली आपसे उससे नहीं पूछेगा। तो आप उसको पढ़ें कि छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेमोग्राफी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, तो हर चीज़ आपको पता होगा। तो समझ लीजिए कि वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनजाति से देखिए कितने प्रश्न हो गए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके रिलेट रहेंगे, वो टॉपिक रिलेट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके छत्तीसगढ़ से। लेकिन प्रश्न पूछेंगे वो नेशनल लेवल का, भारत के लेवल का, इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि 2011 की पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय कितने प्रतिशत अंश जनजातीय कल्याण के लिए आवंटित की गई है? तो वो कितना है? बहुत ही कम, 0.1%। ठीक है, तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए हैं जो छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गया था, जो एग्जाम हुआ था आपका 2014 में। ठीक है, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2014 में पेपर हुआ था, जिसके मैंने पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए। आज 50, इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे। तो ये सारा पेपर हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी और भी जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके पेपर हुए, एग्ज़ाम हुए हैं, उनको मैं बताऊंगा। और भी जो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से लेकर जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं, मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को बताता रहूँ। बस आप लोग जुड़े रहें और
सपोर्ट।